मैरिज अ हार्टलेस स्पाइस को लवर एपिसोड 2। अब तक खुद को अद्विक के रूम में देख घबराकर उसका दिल ही जैसे बाहर आने को था। उसकी सांसें ही अटक गई थी। वो घबराते हुए डर के कारण बोली, ये मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कल अदिति के रूम में थी और वही सो गई थी। फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं नींद में चलकर यहाँ आ गई? नहीं नहीं, ऐसी तुम कोई बीमारी नहीं है मुझे। आकृति अपनी उंगलियों को दांतों के बीच दबाए हुई थी। अभी आकृति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अद्विक के रौबदार आवाज उसके कानों में पड़े। अब आगे, पूरी रात मुझे परेशान करने के बाद अब सोकर उठी हो। जैसे ही आकृति ने अद्विक की बात सुनी, वो एक बार हैरानी से सामने देखी तो अद्विक वहीं खड़ा उसे अपने नीली आंखों से घूर घूर कर देख रहा था। अब तो अद्विक की नीली आंखों को खुद पर देख आकृति बुरी तरह से डर से कांपने लगी। वो जल्दी से बेड पर से नीचे उतर गई और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो गई। अद्विक अभी भी लगातार आकृति को ही घूर कर देख रहा था। अद्विक की नजरों की तपिश को खुद पर महसूस कर आकृति डर से बुरी तरह कांप गई। वो अपनी कांपती हुई आवाज में धीरे से बोली, नहीं, मैं तो कल रात में अदिति के रूम में सो रही थी। पर मैं यहाँ कैसे आ गई? अद्विक उसी तरह अपने तेज आवाज में बोला, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं खुद तुम्हें यहाँ अपने रूम में लेकर आया हूँ। आकृति अद्विक की तेज आवाज सुन अब तो बुरी तरह से डर गई। वो तुरंत अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अद्विक उसी तरह बिना किसी भाव के बोला। आकृति एक नजर अद्विक की तरफ देखी। अद्विक अभी अभी जिम से आया था, जिस कारण वो पूरा पसीने से लथपथ था और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आकृति की नजरें एक पल के लिए उसके परफेक्ट बॉडी पर टिक गए, पर अद्विक को खुद की तरफ गुस्से से देखते देख वो अपनी नजरें नीचे कर इधर उधर देखने लगी। आकृति अपनी नजरें नीचे कर अपने घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख आकृति डर से अपनी कदम को पीछे लेने लगी। अब उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि अद्विक गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे। इसलिए अद्विक जितना भी आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाता, वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेते जाती। कुछ देर बाद आकृति वॉल से चिपकी हुई खड़ी डर से बुरी तरह कांप रही थी। अद्विक उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। आकृति खुद से इतना डरते देख अद्विक के हाथों की मुट्ठी बना गए। उसकी नजरें आकृति के माथे पर गई, जहां पर डर के कारण पसीना उभर आया था। अद्विक को ये सब देख खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में आकृति गलती से उसके रूम में आ गई थी, तो अद्विक ने उसके हाथ को गर्म कॉफी में डूबा दिया था और उसके बालों को पकड़ उसके सिर को वॉल से लड़ा दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टीना उसे फोन करके आकृति के खिलाफ भड़काया थी। ये सब याद करके अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गए। अभी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अद्विक आकृति के ऊपर झुका हुआ था। आकृति डर के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अद्विक के गर्म सांसों को महसूस कर आकृति ने अपनी बंद आंखों को और भी कसकर भींच लिया। भले ही आकृति इस वक्त डर से आंखें भींचे खड़ी थी, पर इस तरह वो और भी मासूम प्यारी सी डॉल लग रही थी। आकृति की मासूमियत को देखकर अद्विक का तो दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इस वक्त आकृति पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आकृति को कसकर अपने बाहों में दबोचकर जी भर के उसे प्यार करे। पर अभी अद्विक कुछ करता उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल के बजने पर दोनों ही अपने सेंस में वापस आए। अद्विक का मोबाइल वहीं पास में टेबल पर रखा हुआ था। आकृति, जिसकी आंखें मोबाइल के बजने से खुल गई थी, पर अभी भी उसकी नजरें नीचे ही थी, उसकी नजर टेबल पर रखे अद्विक के मोबाइल पर गई। उस पर फ्लैश हो रही को देख आकृति उदास हो गई। अभी अद्विक के मोबाइल पर टीना का कॉल आ रहा था। अद्विक ने भी देख लिया था कि टीना का कॉल आ रहा था। वो अपने तिरछी नजरों से आकृति को देखते हुए मोबाइल को टेबल पर से उठाया और तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से टीना की आवाज उसके कानों में पड़े, जो कि बड़े ही प्यार से अद्विक से बोली, बेबी तुम कहाँ हो? आई मिस यू सो मच। मैं कल रात तुम्हारा घर पर वेट कर रही थी, पर तुम यहाँ नहीं आए। अद्विक को तो अभी टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस समय वो अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ वक्त बिताना चाह रहा था, पर टीना के कॉल करने से सब कुछ खराब हो गया था। अद्विक के कुछ ना बोलने से टीना को थोड़ा अजीब लगा। वो फिर से अद्विक को बुलाते हुए बोली, बेबी क्या तुम सुन रहे हो ना? अद्विक अपने सेंस में आया और बस एक वर्ड बोला, हम मम। तभी टीना फिर आगे बोली,
कोई बात नहीं, तुम कल नहीं आए, पर अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ऑफिस आ रही हूँ। वही पास में खड़ी होने के कारण आकृति भी टीना की आवाज को साफ सुन लेती है। उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। उसके सीने में एक चुभन सी होती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक जाते हैं। अद्विक, जिसकी नजरें आकृति पर ही टिकी थी, उसे तो टीना की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो आकृति के आंसू को देख बेचैन हो जाता है। उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस जाते हैं। फोन पर टीना अपनी सेड्यूसिंग वॉइस में आगे बोली, बेबी मैं ना आज तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो भी अकेले में, जैसे हम हमेशा पहले बिताते थे। तुम्हारी बाहों में मुझे सोना है। आई थिंक तुम समझ रहे होंगे बेबी। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे शर्म आ रही है। अब बोलना नहीं है, अब हम साथ में वो सब करेंगे जो हम पहले भी अकेले में बहुत बार कर चुके हैं। टीना की बातों को सुनकर अद्विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं उसकी नजरें आकृति पर गई, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों से अब तेजी से आंसू गिरने लगे थे। जब आकृति से बर्दाश्त नहीं होता तो वो धीरे से वहां से जाने लगती है, पर तभी अद्विक तुरंत पीछे से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लेता है। ये होते ही आकृति हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगी, जो कि अभी उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। तुम कहना क्या चाहती हो टीना, साफ साफ कहो। अद्विक गुस्से से अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए बोला। फोन पर दूसरी तरह टीना अद्विक के गुस्से को साफ महसूस कर पा लेती है। वो डर से थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर एक फेक स्माइल करते हुए बोली, बेबी तुम तो नाराज हो गए। मैं वो तो हमारे पुराने दिनों की बात कर रही थी। तुम्हारी शादी से पहले जब हम साथ में घूमने जाते, साथ में कितना खुश रहते थे। तो क्यों ना हम फिर से साथ में एक बार क्वालिटी टाइम बिताए। क्या इरादा है तुम्हारा बेबी? मैं तो हमेशा रेडी हूँ। अद्विक गुस्से से तुरंत कॉल कट कर दिया। जैसे ही टीना को ये पता चले अद्विक ने कॉल कट कर दिया है, वो गुस्से से बौखला उठी और मोबाइल को बेड पर वो अपने दांत पीसते हुए बोली, अद्विक बेबी तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि अभी आकृति तुम्हारे पास ही थी, इसीलिए तो मैंने ये सब कहा, ताकि तुम दोनों के बीच जो दूरियां कम हो रही हो वो अब खाई में बदल जाए। ये कहकर टीना तेज तेज हंसने लगी। वही टीना की है बातें आकृति नहीं सुन पाती है, क्योंकि वो अभी अद्विक से थोड़ा दूर खड़ी थी। उसके कानों में तो बस टीना की वही सब कही बातें गूंज रही थी। अद्विक को नहीं पता था कि आकृति ने टीना की लास्ट की लाइन नहीं सुनी। वो धीरे से आकृति की तरफ मुड़ा तो आकृति अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीमी वॉइस में बोले, छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। अद्विक आकृति के हाथों को छोड़ने के बजाय झटके से आकृति के हाथ को पकड़ खुद की तरफ खींच लिया, जिससे आकृति किसी सूखे पत्ते की तरह बहकर सीधे अद्विक के सीने से जा लगी। वो अभी नेकेड था। जैसे ही आकृति के सॉफ्ट हैंड को अद्विक ने अपने सीने पर महसूस किया, उसे अपने शरीर में एक तेज कट सा लगा। यही हाल आकृति का भी था। अद्विक के खुले सीने से हाथों को टच करके आकृति को भी अपने शरीर में एक तेज कट सा दौड़ गया। उसका चेहरा हल्का हल्का गुलाबी हो गया। आकृति की नजरें नीचे झुकी हुई थी और उसके पलकों पर अभी भी आंसू की बूंदें थे। वही अद्विक एक टक आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। उसकी लंबी फड़फड़ती हुई पलकों पर ठहरे आंसू को देख अद्विक धीरे से नीचे झुका और उसके पलकों पर अपने होंठ रखने वाला था कि उसी समय डोर ओपन कर एक झटके में अदिति अंदर आ गई। वो बिना सामने देखे बोली, अक्का तू अभी और कितना देर सोएगी? ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या तुझे? शायद तुझे भूख लगी नहीं होगी, पर मुझे तो बहुत तेज। अभी अदिति इतना ही बोल पाई थी कि सामने का सीन देख वो जल्दी से अपने आंखों पर अपने हाथ रख पीछे मुड़कर बोली, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। यू गाइस कंटिन्यू। ये कहकर अदिति जल्दी से वहां से जाने वाली थी। वही अचानक अदिति के रूम में आने से अद्विक की पकड़ आकृति पर टीवी हो गई, जिससे आकृति तुरंत झटके से अद्विक दूर होकर तुरंत अदिति के पीछे जाते हुए बोली, आदू रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मुझे अभी फ्रेश भी होना है। वही अपनी वाइफ आकृति को उसे इग्नोर अदिति के पीछे जाते देख अद्विक की आंखें गुस्से से जलने लगे। अब भी अद्विक बाबू तो यहाँ अपनी ही बहन से जेलस हो रहे हैं। अद्विक गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो अभी भी अपने सीने पर आकृति के ठंडे हाथों को महसूस कर पा रहा था। उसे आकृति का वो मासूम सा चेहरा याद आता है, जब अद्विक ने उसे अपने करीब खींचा था। वो याद कर अद्विक के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपने सीने पर वही हाथ रख फिराता है जहां पर आकृति ने अपने हाथों से टच किया था और फिर उसी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, उफ वाइफी तुम्हारा एक टच मुझे पागल कर रहा है। जब तुम मुझे पूरी तरह से मिलोगी तब क्या होगा, मेरा अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही।
बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटा कर रख दूंगा, बस कुछ दिन और वाइफी। ये कहते हुए अद्विक उसी तरह मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश था, हालांकि कुछ सेकंड पहले उसे जलन हो रही थी, जिस कारण वो गुस्सा भी हो गया था। पर वापस से आकृति की छुअन के एहसास को महसूस कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वही आकृति अदिति के रूम में जाती है और वहीं पर फ्रेश होकर थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पर आती हैं। सभी वहां बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अद्विक भी अपने दादाजी के सामने वाले चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, पर उसकी तिरछी नजरें रह रहकर आकृति को ही देख रहे थे। वही आकृति अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी क्योंकि वो अद्विक से बच रही थी। उसे बार बार सुबह का ही वाकया याद आ रहा था, जिससे उसका गाल हल्का हल्का रेड होने लगता है। वही उसके पास में बैठी उसके फ्रेंड अदिति जब ये देखती है तो वो उसे हल्का सा हिलाते हुए बोली, अक्कू क्या बात है, तेरा फेस क्यों इतना रेड होकर रहा है? आकृति तुरंत धीरे से अदिति की तरफ देख फुसफुसा कर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी अदिति कुछ सोचकर आकृति को छेड़ते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात तूने जो भाई के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड की हैं, उसे ही याद करके तू इतना ब्लश कर रही है? अदिति की बात सुन आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती हैं। फिर उसे याद आता है कि उसे तो अभी अदिति से पूछना था कि कल रात तो वो उसके रूम में सोई थी, फिर वो अद्विक के रूम में कैसे पहुंच गई। वो जैसे ही अदिति से ये पूछने वाले होती हैं कि तभी दादाजी की आवाज़ सभी के कानों में पड़े, आकृति बेटा, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो तुम आज अद्विक के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना। दादाजी पहले आकृति फिर अद्विक की तरफ देखकर बोले। दादाजी की बात सुन पहले तो आकृति खुश होती है, पर जैसे ही उसे अद्विक के साथ शॉपिंग पर जाने की बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अद्विक कभी भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। वो उदास भरी चेहरे के साथ नीचे देखने लगती है। तभी अदिति हंसते हुए बोली, दादाजी मैं भी आकृति के साथ जाऊंगी, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। ये सुनकर दादाजी बस हाँ में अपने सिर को दिला दिए। वही विवेक और उसकी माँ सुनैना ये सब सुन रही थी। अचानक ही कुछ सोचकर सुनैना विवेक को देख कुछ इशारा करती है, जिससे विवेक अपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी भाई तो आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज भाई की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो लगता है आकृति को खुद से ही जाना पड़ेगा। अपनी बात बोलकर विवेक आकृति की तरफ मायूस सा चेहरा बनाकर देखता है, जैसे उसे उस पर तरह आ रही हो। विवेक की बात सुनकर आकृति कुछ नहीं बोलती है। तभी दादाजी गुस्से से अपने तेज आवाज में बोले, आकृति नहीं भाभी, भाभी है वो तुम्हारी तो उसे भाभी कहकर बुलाया करो, क्या यही संस्कार मिला है तुम्हें? दादाजी की बात सुन विवेक के साथ साथ सुनैना भी हड़बड़ा गई और फिर सुनैना बात को संभालते हुए बोली, पापा जी आप गुस्सा मत होइए, शायद विवेक के मुंह से गलती से ये सब निकल गया होगा। विवेक भी अपनी मॉम की बात पर डरते हुए दादाजी से बोला, हाँ सॉरी दादा, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं आकृति भाभी ही कहकर बुलाऊंगा। वही अद्विक सब कुछ सुन रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, पर मन ही मन उसे बहुत मजा आ रहा था। अदिति अपने भाई अद्विक की तरफ देखकर बोली, भाई क्या आप नहीं जा पाओगे हमारे साथ शॉपिंग के लिए? अदिति की बात सुन अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति अदिति को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं आदू, हम दोनों चलते हैं ना, वैसे भी इन्हें आज इम्पोर्टेंट काम होगा तो हम लोग खुद ही शॉपिंग कर लेंगे। ये बोलकर आकृति अदिति की तरफ देख हल्का सा का मुस्कुराती है। वही अद्विक आकृति की बात सुन गुस्से से उसे घूर कर देखता है और मन ही मन बोलता है, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुमने कैसे यह फैसला ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये मन ही मन बोलते हुए अद्विक कुछ सोच तिरछा मुस्कुराता है। वही विवेक और सुनैना तो काफी खुश हो रहे थे कि चलो आकृति को अकेले ही शॉपिंग जाना पड़ेगा और अद्विक के पास टीना पहुंच जाएगी और उसे अपने जाल में फंसा के रखेगी। कुछ देर में सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए। आकृति अदिति के रूम में जा रही थी। सुनैना ये देखती है, फिर कुछ सोचकर सुनैना आकृति के पास जाकर उदास सा चेहरा बनाए उससे बोली, सॉरी आकृति बेटा, मेरा बेटा अद्विक ना काम को लेकर कुछ ज्यादा ही डेडिकेट है, इस कारण वो बहुत बिजी भी रहता है, पर वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो तुम्हारी कजन सिस्टर टीना के साथ रिलेशन में था तो उसके साथ जाने के लिए टाइम निकाल लेता था, पर अब शादी के बाद शायद ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक दिन वो तुम्हें जरूर अपने साथ बाहर शॉपिंग के लिए ले जाएगा। आकृति कुछ नहीं बोलती, बस फीका सा मुस्कुरा देती है।
पर उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसे सुनैना की कही बातें चुभ गई थी और उसे बहुत दुख भी होता है। फिर वो अपने आंसुओं को साफ कर खुद को हिम्मत देकर अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाती है। सुनैना जी वहीं कुछ दूरी पर खड़ी आकृति को रोते देख बहुत खुश हो रही थी। वो समझ जाती है कि अभी तक अद्विक और आकृति के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वहीं इन सब चीजों से अनजान अद्विक अपने ऑफिस में पहुंचता है और सीधे अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद केबिन का डोर नॉक होता है। अद्विक बिना किसी भाव के बोला, कम इन। अद्विक का परमिशन मिलते ही उसका असिस्टेंट अंदर आकर उसे मीटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फिर दोनों साथ में मीटिंग के लिए चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग से फ्री होकर अद्विक वापस से अपने केबिन में आता है और बड़े ही आराम से चेयर लीन होकर बैठ जाता है। वो अपने आंखों को बंद कर चेयर पर पीछे की तरफ सिर टीका लेता है, पर आंखें बंद करते ही उसके आंखों के सामने आकृति का खूबसूरत मासूम सा चेहरा आ जाता है, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे शॉपिंग की बात याद आती है तो वो कुछ सोच मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट के आने पर अद्विक उसे ऑर्डर देते हुए बोला, मेरा कार्ड निकालो। असिस्टेंट ये सुन पहले तो चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये बॉस को आजकल क्या हो गया है। कल भी अचानक से यहाँ से चले गए और आज भी ऐसे जाने की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़कर थक गए हो तो जल्दी से कार निकलवाओ। वो असिस्टेंट हड़बड़ा जाता है और फिर जल्दी से अद्विक की तरफ देखकर बोला, ओके बॉस। इतना बोल वो जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। अद्विक अपने पर्सनल लिफ्ट से ऑफिस से बाहर आता है। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है कि तभी टीना वहां पहुंच जाती है। वो पूरी तरह से रेडी होकर आई थी ताकि वो अद्विक को आज पूरी तरह से सेड्यूस करेगी, पर अफसोस बेचारी के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। वो अद्विक से नहीं मिल पाती क्योंकि अद्विक तब तक कार में बैठकर वहां से निकल गया था। यह सब देख आग बबूला हो जाती है। फिर वो ऑफिस के अंदर विवेक से मिलने के लिए चली जाती है। वही करीब 1 घंटे बाद अद्विक की कार बड़े से माल के सामने आकर रखती है। एक गार्ड भागते हुए आकर तुरंत कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है तो अद्विक बड़े ही स्टाइल से अपने कोट के बटन को बंद करते हुए अपनी आंखों पर सेड्स लगाए बाहर आता है। फिर वो तेज कदमों के साथ चलते हुए मॉल के अंदर जाता है। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में अद्विक की पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग लग रहा था कि वहां मौजूद सारी लड़कियां उसे पाने के सपने देखने लगती हैं। वही अद्विक सबको पूरी तरह से इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। मॉल के अंदर आकर उसके चील जैसी आंखें चारों तरफ सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहे थे। अभी अद्विक इतना बेताब था कि वो बस आकृति को ही देखना चाह रहा था। वो बस चाह रहा था कि एक बार आकृति उसे मिल जाए और इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ तो प्लानिंग चल रही थी अद्विक के माइंड में। अब ये क्या था वो तो अद्विक ही जानता था। वही आकृति को इधर उधर ढूंढते हुए ही अचानक ही अद्विक की नज़र आकृति पर जाकर ठहर गए। आकृति को देख उसके होठों पर अनायास ही स्माइल आ जाते हैं। वो आकृति की तरफ एकटक देखते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। तभी सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं और चेहरा सख्त हो जाता है। उसको देख साफ पता चल रहा था कि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए घूर घूर का सामने की तरफ देखता रहता है। जब उससे रहा, टीना विवेक के रूम में एंटर करती है, जो कि अभी कुछ ज्यादा ही परेशान था। वहीं उसी के ऑफिस की एक लड़की उसके बिल्कुल पास झुकी हुई थी। उन्हें अचानक देखने पर ऐसा लगे जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। यही सोचकर टीना गुस्से से दंदनाते हुए अंदर गई और चिल्ला कर बोली, व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही विवेक और उस लड़की ने टीना की तेज आवाज सुनी तो दोनों सामने देखे, जहां टीना गुस्से से पूरी लाल पीली हुए खड़ी थी। उसे इस वक्त विवेक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके साथ साथ वो अपने खा जाने वाली नजरों से उस लड़की को ही देख रही थी। वही वो लड़की टीना को अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मानो कह रही हो, क्या ये बेवकूफ है जो ऐसे बिना नॉक किए केबिन में आ गई। हम यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं और ये यहाँ आकर हंगामा मचा रही है। तभी टीना गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, आखिर यहाँ हो क्या रहा है इस ऑफिस में। विवेक समझ गया कि टीना गलत समझ रही है। विवेक उसी लड़की को आंखों से ही केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। वो लड़की एक नज़र घूरकर टीना को देखी, फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही विवेक नॉर्मल होकर बोला, क्या हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तो अभी भाई के साथ होना चाहिए। टीना गुस्से से विवेक से बोली, हाँ, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती कि तुम यहाँ पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे हो।
फिर मुझे कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान हो बेबी, वगैरह वगैरह। विवेक टीना की बात सुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम सच में पागल हो गई हो। वो सिर्फ इस फाइल को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। टीना ये सुनकर बोली, ठीक है, जब ऐसा है तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत, मैं चली जाती हूँ। ये कह के टीना गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी विवेक की आवाज उसके कान में पड़ी जो गुस्से से बोल रहा था, वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तो अभी अद्वैत भाई के साथ होना चाहिए। टीना पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना उसके पास, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अब तुमसे भी कोई मतलब नहीं। ये देख विवेक तिलमिला उठा। वो सोचने लगा कि अगर टीना हाथ से निकल गई तो वो कैसे अद्वैत से बदला लेगा और उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे टीना में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो उसके साथ साथ अद्वैत की प्रॉपर्टी को भी चाहता था। ये सब सोचकर विवेक जल्दी से चेयर पर से उठा और आगे बढ़कर टीना को पीछे से पकड़कर बोला, सॉरी बेबी, मैं फालतू में तुम पर ऐसे गुस्सा हो गया, पर बिलीव मी, मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। टीना जो कि अपने आप को छुड़ा रही थी, पर विवेक उसे कसकर पकड़ हुआ था। जब टीना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी तो विवेक उसे झट से अपनी तरफ किया और तुरंत ही उसकी होठों से अपने होठ जोड़ लिए और बड़े ही पैशन के साथ उसके होठों को चूमने लगा। टीना भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी पागलों की तरह विवेक की होठों को चूमने लगी। कुछ देर तक लंबी किस करने के बाद दोनों अलग हुए। विवेक टीना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। टीना विवेक के गले में अपने बाहों का हार बनाए हुए उसके गोद में बैठी थी। विवेक टीना को कसकर पकड़ते हुए उससे बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो अभी भाई के साथ होना चाहिए। टीना मुंह बनाकर विवेक से बोली, मैं जब यहाँ आई तो वो यहाँ से जा चुका था। जैसे ही विवेक ने टीना की बात सुना वो सोच में पड़ गया कि आखिर अद्वैत कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत मॉल पहुंचा तो सामने देखा कि आकृति वही मॉल के एक मेल एम्प्लॉय से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो एम्प्लॉय आकृति को ड्रेस दिखाते हुए बोल रहा था, अरे मैम, आप ये ड्रेस ट्राई करें, ये आप पर बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। वही आकृति ये सुनकर हंस देती है। उसके साथ में खड़ी अदिति भी उस मेल एम्प्लॉय के साथ हंस रही थी। जैसे ही अद्वैत ने ये सब देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। वो गुस्से से मन ही मन बोला, देखो, इस लड़की का वैसे है तो ये मेरी वाइफ पर कभी भी मुझसे बात ढंग से बात तक नहीं करती और दूसरों से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे देखते ही इसके जैसे आवाजें ही बंद हो जाते हैं। ये सब सोकर बोलते हुए अधिक कुछ सेकंड तक कोई खड़ा होकर सामने की तरफ देखता रहा और फिर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। पर वो अभी भी गुस्से में था। उसका गुस्सा तो अचानक से तब बढ़ गया जब वो एम्प्लॉय एक हैंगर में टंगे ड्रेस को आकृति पर लगाने वाला था कि तभी अद्वैत एक झट से वहां पहुंचकर झटके में उस एम्प्लॉय के हाथ से वो ड्रेस ले लिया। अद्वैत के अचानक ऐसा करने से वहां मौजूद आकृति, अदिति और वो एम्प्लॉय तीनों ही चौंक गए। वो एम्प्लॉय थोड़े नाराजगी से बोला, ओह हेलो सर, यह क्या हरकत है। जैसे ही उस एम्प्लॉय ने ये कहा अद्वैत का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसकी तरफ अपने लाल आंखों से घूर कर देखने लगा। तभी अदिति हैरान होते हुए बोली, भाई आप यहाँ। आकृति भी अद्वैत को वहां देख चौंक गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अद्वैत यहाँ मॉल में आया है। वही अद्वैत आकृति और अदिति की तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भी दादाजी ने सुबह मुझसे कहा था कि शॉपिंग करने जाना है। ये कहते हुए वो तिरछी निगाहों से आकृति को बोल रहा था। आकृति खुद पर घूरती हुई निगाहों को महसूस कर सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगी। वही वो एम्प्लॉय सब कुछ समझकर तुरंत वहां से चला गया। देखो तो जरा, अब मेरे जरा सा बस देखने भर से मेरी वाइफ मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही है। अभी जिन होठों पर उस एम्प्लॉय से बात करते हुए स्माइल थी उनको तो आज सजा मिलकर रहेगी। अद्वैत आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन बोला। फिर कुछ सोच उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए। भाई, अब जब आप यहाँ आ गए हो तो मेरी फ्रेंड और अपनी स्वीट सी वाइफ को शॉपिंग कराने में हेल्प करिए। अदिति हंसते हुए अपने भाई अद्वैत की तरफ देख बोली। वही आकृति ये सुन घबरा गई। अद्वैत अपनी आंखों में एक चमक लिए आकृति की तरफ देख रहा था जो कि आकृति के दिल को धड़काने का काम कर रहा था। अद्वैत आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े ड्रेस को आकृति के आगे लगाकर उसे मिरर के सामने खड़ा कर दिया। अद्वैत को खुद के इतने करीब देख एक बार फिर से आकृति का दिल बेकाबू होने लगा और उसका चेहरा रेड हो गया। वही अदिति थोड़ी दूर पर खड़ी यह सब देख मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी फ्रेंड के लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था।
अद्विक को भी आकृति की करीबी बेचैन कर रही थी। आकृति अपनी नजरों को झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वही उसके पीछे खड़ा अद्विक मिरर में आकृति के खूबसूरत रेड चिक्स को निहार रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी ही आकृति के रेड चिक्स पर तेजी से बाइट कर दे, पर वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए था। आकृति जल्दी से उस ड्रेस को देखकर एक साइड रखते हुए बोली, हाँ हाँ ये ड्रेस ठीक है। ये कहके वो दूसरी तरफ जाने लगी। तभी अद्विक भी उसके पीछे चल दिया। अदिति दूसरी तरफ अपने लिए कपड़े चूज कर रही थी। वो अपने भाई भाभी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दी थी। वही आकृति गुस्से से अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी, यह अदिति की बच्ची यहाँ मेरे साथ शॉपिंग करने आई थी और अब मुझे इनके साथ छोड़कर खुद अकेले मस्त होकर शॉपिंग कर रही है। अद्विक शायद आकृति के मन की बात समझ गया था, जिससे उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अचानक ही वहां डमी में लगे एक ड्रेस पर अद्विक की नजरें ठहर गई। रेड कलर की शिफॉन की ब्रांडेड साड़ी अद्विक को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो उस ड्रेस में आकृति को इमेजिन करने लगता है। फिर वो उस ड्रेस को निकलवा कर पैक करने के लिए ऑर्डर किया और फिर वो आकृति की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक लड़की आकर झट से अद्विक के गले से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी देखो ना, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अचानक ही उस लड़की को खुद से लिपटे देख अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो लड़की कोई और नहीं टीना थी और उसे अभी यहाँ पर विवेक ने भेजा था। टीना को वहां देखकर अद्विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यह टीना यहाँ कैसे आ गई। कहाँ वो अभी अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था और अब इस टीना के आने से उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। वही टीना जल्दी से आगे बढ़ी और अद्विक के गाल पर किस करके बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। आकृति ने जैसे ही देखा उसकी आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक गया। अद्विक जो कि तिरछी निगाहों से आकृति को ही देख रहा था, उसकी आंखों से निकले आंसू अद्विक को बेचैन कर गए। वही टीना भी मिरर के थ्रू आकृति को ही देख रही थी और उसे दुखी देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी अद्विक टीना को खुद से दूर करते हुए एक साइड ले जाकर बोला, बिहेव योरसेल्फ टीना, हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं। यहाँ सब हमें देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा बने। टीना अजीब सा मुंह बनाकर अद्विक के गालों को टच कर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेबी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर कैसा दूसरों से छुपाना। लेकिन अद्विक तुरंत बोला, तुम्हें पता है ना, आई एम मैरिड और सभी को ये बात पता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि सब यहाँ कुछ गलत समझे, तो तुम यहाँ से चुपचाप जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। टीना जाना तो नहीं चाह रही थी, पर अद्विक के बार बार बोलने पर और उसके आंखों में गुस्से के भाव देख टीना ना चाहते हुए भी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। टीना के जाने के बाद अद्विक आकृति को ढूंढने लगा। आकृति जो कि एक कपड़े को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। ये देख अद्विक जल्दी से उस तरह बढ़ा और जैसे ही आकृति चेंजिंग रूम का डोर क्लोज करने वाली थी कि उसी समय एक झटके में अद्विक अपने लंबे हाथ से डोर ओपन कर तुरंत अंदर चला गया। आकृति अद्विक को अपने सामने देख चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। घबराहट के कारण उसके होंठ इस वक्त कांप रहे थे। अद्विक की नजरें आकृति के कांपते होठों पर टिक गए। तभी आकृति अपने उन्हीं कांपती हुई होठों से धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों? अभी आकृति आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि अद्विक ने उसके कांपते होठों को अपने होठों में भर लिया। आकृति तो अद्विक के अचानक ऐसा करने से बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड अद्विक उसको किस कर रहा है। वही अद्विक तो पहले आकृति को दुखी देखकर उसे खुश करने के लिए आकृति के होठों पर सिर्फ एक सॉफ्ट किस करने वाला था, पर जैसे ही वो आकृति के मखमली गुलाब की पंखुड़ियों को महसूस करता है तो अद्विक का एक सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल जाता है। आकृति को तो जैसे कोई होश ही नहीं था, वो तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। अधिक को ये देख थोड़ा अजीब लगता है, उसे किस में आकृति का साथ चाहिए था, पर अफसोस आकृति इस किस में अद्विक का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर अद्विक कुछ मिनट बाद आकृति के होठों को छोड़ता है, पर वो अभी भी आकृति को उसके कमर से पकड़ रखा था। जैसे ही अद्विक उसके होठों को छोड़ता है, आकृति गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लग जाती है। कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर आकृति अद्विक की तरफ अजीब नजरों से देखती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। ये देखकर अद्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे आकृति की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तभी आकृति नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखकर धीरे से बोली, ये सब क्या है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अद्विक को आकृति का ये पूछना अच्छा नहीं लगता है। वो धीरे से आकृति के चेहरे की तरफ झुक कर बोला,
क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों कर सकते हैं? आखिर किस हक से? आकृति उसी तरह नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखकर आगे बोली। वहीं अद्विक आकृति के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर अपने गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मेरा पूरा हक बनता है तुम पर, बिकॉज यू आर माई वाइफ। आकृति तो ये सब सुन एक पल के लिए बिल्कुल ही चौंक जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अद्विक की तरफ देखने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति के आंखों से बहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? आकृति तुरंत अद्विक के हाथ को अपने चेहरे पर से हटाकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, आंसू देने वाला खुद इन आंसुओं का कारण पूछा रहा है। अद्विक आकृति की बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो आकृति से कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति की आवाज उसके कानों में पड़े, जिससे अद्विक को गुस्से के साथ साथ गिल्ट भी फील होता है। लगता है आप गलत जगह आ गए हैं, अभी आपको तो कहीं और होना चाहिए। मैं तो आपकी सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही हूँ। आपको इस तरह मुझ जैसी लड़की को अपनी वाइफ बोलना सूट नहीं करता। आकृति उसी तरह अपने आंखों में आंसू और होठों पर तंज भरी मुस्कान लिए बोली। अद्विक को आकृति की बातें किसी तीर की तरह अपने सीने में चुभ रहे थे। वही उसकी पकड़ भी आकृति पर से ढीली हो गई थी। यह महसूस करते ही आकृति तुरंत अद्विक से दूर हुई और जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई। आकृति को जाते देख अद्विक गुस्से से अपने हाथों का पंच बनाकर वही चेंजिंग रूम के वॉल पर तेजी से मारा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, नो वाइफी नो, ये तुमने बिल्कुल गलत कहा। तुम मेरी मिस्ट्रेस कभी नहीं हो सकती। तुम मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ ही रहोगी। आकृति चेंजिंग रूम से निकलने लगी और उसके आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। वो अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई। वही कुछ दूर एक काना में खड़ी टीना ये सब कुछ देख रही थी। असल में अद्विक के कहने के बाद भी टीना यहाँ से नहीं गई थी, क्योंकि उसने आकृति को देख लिया था और वो नहीं चाहती थी कि अद्विक और आकृति पास आए। वो बस जानना चाहती थी कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। जब उसने अद्विक को आकृति के पीछे चेंजिंग रूम में जाते देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। पर कुछ ही देर बाद जब आकृति रोते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई तो टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो उसी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, माई स्वीट लिटिल सिस्टर, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर कभी भी तुम अद्विक को अपना नहीं बना पाओगी, बिकॉज ही इज़ माइन। वो सिर्फ मेरा है, उसे मैं अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसा चुकी हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। वो तो सिर्फ तुमसे नफरत करता है। वही तभी उसकी नज़र अद्विक पर गई, जो कि गुस्से से चेंजिंग रूम से बाहर आ रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए था। ये सब देखकर टीना को और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो और भी ज्यादा खुश हो गई। अद्विक बाहर आकर गुस्से से एक नज़र घूरकर आकृति की तरफ देखा, जो कि अदिति के पास जा रही थी, और तेज कदमों के साथ माल से बाहर चला गया। टीना भी ये देख मुस्कुराकर बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकते हुए माल से बाहर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही अद्विक अपने कार में बैठकर जाने वाला था कि तभी टीना उसके कार के विंडो के सामने आकर बहुत ही मासूम और प्यारी सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। अद्विक अपने तीखी नज़रों से टीना को देखा। अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट द हेल टीना, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? टीना उसी तरह मासूम बनाकर बोली, ओ बेबी देखो ना, मेरी कार खराब हो गई है और मैं कब से उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? अपनी बात बोलकर टीना और भी मासूम सा चेहरा बनाकर अद्विक को देखने लगी। टीना के मासूम चेहरे को देखकर भी अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टीना के घूर कर देखते हुए बोला, अभी मुझे ऑफिस जाना है टीना, इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता। टीना झट से अद्विक के कार में बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ। बाद में फ्री होने पर तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना। अद्विक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसे पता था कि टीना उसके कहने के बाद भी यहाँ से नहीं गई है और वो ऐसे ही उसके साथ जाने का ड्रामा करेगी। फिर भी उसे गुस्सा आकृति के बातों से आ रहा था और टीना के ड्रामे को देखकर बढ़ते ही जा रहा था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए टीना से थोड़ी रूड वॉइस में बोला, टीना तुम कैब लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं ऑफिस से फ्री होने के बाद सीधे पैलेस जाऊंगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकूं। टीना को अद्विक का बार बार ऐसे इनकार करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अद्विक पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर कुछ सोचकर वो अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, बेबी अब तुम लगता है मुझसे प्यार नहीं करते,
शायद अब तुम्हें अपनी वाइफ यानी कि मेरी लिटिल सिस्टर से प्यार हो गया है ना, इसलिए तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। टीना का हमेशा से यही था। पिछले जन्म में भी अपना काम करवाने के लिए वो अद्विक के सामने ऐसे ही आंसू बहाती तो अद्विक उसके आंसू को सच मानकर पिघल जाता था और टीना अपना मनचाहा काम उससे करवा लेती। पर अब अद्विक को सब पता था कि टीना के आंसू सिर्फ दिखावा है, इसलिए अब अद्विक का गुस्सा और बढ़ते ही जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी टीना को कार से धक्के मार के बाहर निकाल दे। आखिर उस जैसी गंदी के बैठने से उसके कीमती कार गंदे हो गए थे। हालांकि वो चाहे तो 2 मिनट में टीना का काम तमाम भी कर सकता है, पर अभी उसका कोई और मकसद है, जिस कारण वो टीना की सारी सच्चाई जानकर भी अभी तक जुड़ा हुआ है। अब अद्विक का क्या मकसद है वो आप लोग को स्टोरी में आगे पता चलेगा। कुछ देर में ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और कार तेजी से वहां से आगे बढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी अद्विक को टीना को अपने साथ लेकर जाना पड़ा, पर वो टीना को अपने साथ ऑफिस लेकर नहीं जाता। वो ड्राइवर से कार को पहले टीना के उसके घर ले चलने का ऑर्डर दिया। फिर कुछ देर बाद अद्विक टीना को उसके घर ड्रॉप किया और फिर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मॉल में आकृति जब अदिति के पास पहुंची तो अदिति आकृति के चेहरे को देख चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अदिति की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अक्का ये तुझे क्या हो गया? आकृति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अदिति क्या बोल रही है। वो कंफ्यूज भरी नजरों से अदिति की तरफ देखने लगी। तभी अदिति आकृति का हाथ पकड़ी और उसे लेकर एक मिरर के सामने खड़ा करके उसे दिखाते हुए बोली, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? देख कैसी भूतनी लग रही है तू। मुझे तो डर लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। बेचारे मेरे भाई देखेंगे तो डर ही जाएंगे। इससे पहले वो देखे तो जाकर अपना फेस वॉश करके आ। जब तेरे भाई यहाँ होंगे तो ना मुझे देखेंगे। आकृति उदास होकर धीरे से बड़बड़ाई। हाल की आकृति ने ये सब बहुत धीरे बोला था, पर अदिति उसके पास ही खड़ी थी, इस कारण अदिति उसकी कई बात सुन लेती है। वो तुरंत आकृति की तरफ देखकर पूछी, एंकू क्या कहा तूने अभी अभी? क्या भाई के लिए? आकृति तुरंत बात बदलते हुए बोली, आदू कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अदिति आकृति की बात पर इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर आकृति से बोली, अक्कू भाई कहाँ है, दिख नहीं रहे? आकृति थोड़ी उदासी से बोली, शायद वो चले गए होंगे। अदिति यह सुनकर मुंह बनाते हुए बोले, ये भाई भी ना, इनका कुछ पता नहीं चलता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। फिर वो आकृति की तरफ देखी जो कि थोड़ी उदास लग रही थी। ये देखकर अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे खुश करने के लिए बोली, अच्छा तभी तेरे चेहरे पर ये 12 बजे हुए हैं। वही तो मैं बोलूं, अभी तो मेरी अक्कू कितनी खुश थी और अचानक से उसके चेहरे के 12 क्यों बज गए? चल बता, क्या भाई से तेरा झगड़ा हुआ है? आकृति कुछ नहीं बोलती तो अदिति उसके कान के पास जाकर फुसफुसाकर बोली, अगर भाई से झगड़ा हुआ भी है तो कोई बात नहीं, तो उन्हें रात में खुश कर देना, वो चुटकी में मान जाएंगे। अपनी बात बोलकर अदिति एक आई ब्लिंक कर दी। आकृति अदिति की बात सुन उसे घूर कर देखने लगी तो अदिति हंसते हुए बोली, अब तू मुझे घूर क्यों रही है? आखिर मैंने तो वही कहा है ना जो तेरे और भाई के बीच में हर रात होता है। ये कहकर वो अपने कंधे से आकृति के कंधे पर टक्कर मार देती है, जिससे आकृति और भी गुस्से से घूरते हुए अदिति से बोली, यू अदिति की बच्ची, कहते हुए उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। तभी अदिति आकृति को रोकते हुए बोली, यार शांत हो जा, अभी हम लोग यहाँ मॉल में हैं, सब क्या सोचेंगे कि अफ्रीका के जंगल से भागी एक जानवर यहाँ आ गई है। आकृति गुस्से से बोली, क्या कहा तूने मुझे जानवर? तो रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अदिति भागते एक साइड खड़ी होकर तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, यार शांत हो जा, वरना फालतू में हम दोनों का तमाशा बनेगा। आकृति अदिति के गाल पर पिंच करते हुए बोली, ये बात तुझे भी सोचना चाहिए, आखिर तू इस तरह की बेशर्मी भरी बातें मुझसे कैसे कर सकती है? अदिति पहले अपने गाल को सहलाती, फिर तुरंत आकृति के गले लगकर बोली, अरे मेरी जान, मैं तो तुझे बस खुश करना चाह रही थी, तू ही गुब्बारे की तरह मुंह फुला के घूम रही थी। आकृति एक बार फिर से घूर कर देखी तो अदिति हंस कर बोली, चल छोड़ा, हम अपनी शॉपिंग करते हैं। आकृति भी आप कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर तक ऐसे हंसी मजाक करने के बाद दोनों ने ही साथ में शॉपिंग किया। हालांकि अब आकृति का बिल्कुल भी मन नहीं था शॉपिंग करने का, क्योंकि उसे बार बार चेंजिंग रूम में उसके और अद्विक के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आ रहा था, जिससे वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रेंड के लिए अपने चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए शॉपिंग करती रही।
करीब 2 घंटे बाद दोनों शॉपिंग कंप्लीट करके वहां से रेस्टोरेंट जाती हैं। अदिति को बहुत तेज भूख लगी थी तो वो आकृति को लेकर जाती हैं। दोनों कुछ स्नैक्स खाने के बाद वापस पैलेस के लिए निकल गई। अब तक शाम हो गए थे। सभी लोग हॉल में बैठे हुए चाय पी रहे थे। अदिति और आकृति दोनों के वहां पहुंचने पर सभी की नजरें उन पर गए। अदिति ने तो जैसे मानो आधा मॉल ही खरीद लिया था। जैसे ही वहां बैठी सुनैना जी ने इतने सारे बैग्स देखे तो चौंक गई। तभी दादाजी आकृति की तरह देखकर बोले, बच्चा तुमने सारे शॉपिंग कर लिए? दादाजी के पूछते ही तुरंत अदिति हंसते हुए बोली, ओफो दादू, आपको पता है ये जो मेरी अक्कू है ना, मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी, उसने तो बस कुछ ही शॉपिंग किया, बाकी के सारे वैक्स तो मेरे हैं। ये सुनकर दादाजी चौंकने के साथ साथ तेज तेज हंसने लगे। अदिति के डैड विजय जी हंसते हुए बोले, ये बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसे ही है। तभी दादाजी अमरेंद्र जी आकृति की तरफ देखते हुए थोड़ी नाराजगी से बोले, ये क्या बात हुई बेटा, आपने क्यों शॉपिंग नहीं किया? आकृति के हाथ में बस 2 बैग्स थे। आकृति दादाजी की तरफ देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, नहीं दादू, मैंने शॉपिंग कर ली है। मुझे जितनी चीज चाहिए थी उन सब की शॉपिंग हो गई। ये सब सुनकर दादाजी कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला दिए। फिर आकृति और अदिति दोनों ही रूम में चली गई। रात के करीब 9 बजे सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। वहां सभी मौजूद थे, सिर्फ अद्विक को छोड़कर। दादाजी अद्विक की सीट खाली देखकर बोले, ये अद्विक कहाँ रह गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? विजय जी अपने डैड की तरफ देखकर बोले, डैड मैंने उसे कॉल किया था तो उसने बताया कि उसका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसे आज लेट हो आएगा। दादाजी बस सिर हिला दिए। उसी समय सुनैना तुरंत बोली, पर मैंने अद्विक बेटा को कॉल किया था तो वो बोला कि आज वो नहीं आ पाएगा, वो आज किसी इम्पोर्टेंट पार्टी में उसे जाना था। जैसे ही सबने ये सुना तो सबको थोड़ा अजीब लगा। वही विवेक भी अपनी मॉम के हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ मॉम बिल्कुल सही बोल रही हैं, भाई को आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। मुझे भी कहा गया था पर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं थी तो मैं नहीं जा पाया। पर बेटा अद्विक फिर उस पार्टी में कैसे जा सकता है, मतलब उसकी पार्टनर आकृति तो यही है। सुनैना जी थोड़ा हैरान होते हुए तेज आवाज में बोली। विवेक अपनी मॉम के पूछने पर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, शायद टीना के साथ। फिर अपने दादाजी की घूरती हुई नजरों को महसूस कर चुप हो गया। वही आकृति की तो आंखें ही नम हो गई। वो अपने सिर को नीचे झुकाए चुपचाप से डिनर कर रही थी। अदिति को भी यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और मन ही मन बोली, भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको तो मेरी बेस्टी के साथ होना चाहिए, पर आप तो उस गिरी हुई लड़की के साथ पार्टी में चले गए। वही दादाजी गुस्से से बोले, मैं अब अद्विक के आने पर उसे डांट लगाऊंगा कि पार्टी में ऐसे अकेले क्यों जाता है, अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर जाया करें। विजय जी भी अपने डैड की बात को एग्री करते हुए बोले, हाँ पापा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी अद्विक से बात करने वाला हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हुए सभी ने डिनर किया। सुनैना तो आकृति के नम आंखों को देख लेती है और उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। विवेक भी अपनी मॉम के साथ मुस्कुरा रहा था। दोनों के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थे। सुनैना मन ही मन आकृति को देखते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें अद्विक के नाम का करवा चौथ व्रत रखने का। अब तुम कल देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कल तुम्हें ऐसा दर्द मिलेगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आखिर तुम्हारे कारण उस दिन मेरे बेटे को सबके सामने झुकना पड़ा और मेरे बेटे को तुमसे माफी मांगना पड़ा। तुम अब देखना कल मैं क्या करती हूँ। वही विवेक ने जब अपनी मॉम की तरफ देखा तो उसे अपने मॉम के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख वो समझ गया कि जरूर मॉम के दिमाग में कोई शातिर प्लान चल रहा है। इससे वो भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। दोनों माँ बेटे आज मन ही मन बहुत खुश थे। कुछ देर में सभी लोग अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। वहीं आकृति अदिति के साथ उसके रूम में चली गई। अभी दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी विजय जी रूम में आकर आकृति को देखकर बोले, आकृति बेटा यहाँ आना। आकृति अदिति की तरफ एक नजर देखी, फिर विजय जी के पास जाकर खड़ी होकर बोली, जी पापा जी। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आपके मायके से आपके लिए सरगी आए हैं तो मैंने रूम में रखवा दिए हैं। आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाकर फिर जल्दी से अदिति के रूम में चली गई। पर वो वहां जाकर चेक की तो उसे वहां कहीं भी अपना सामान नहीं दिखता। तो वो अदिति जो कि वॉशरूम में थी तो उसको पुकारते हुए बोली, आदू क्या तुझे मेरा कोई सामान दिखा? पापा जी ने बोला था कि रूम में रखवा दिया है। अदिति फेस वॉश करके वॉशरूम से बाहर आई और बोली, अगर डैड ने बोला है तो वो यहाँ नहीं भाई के रूम में रखा होगा। बेवकूफ अपने रूम तू जा, वहां पर होगा।
आकृति एक नज़र घड़ी की तरफ देखी जिसमें अब तक रात के 11 बजे बज चुके थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर उसे याद आया कि आज तो अद्विक आने वाला नहीं है, तो वो एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ क्योंकि कल मैं यहीं पर रेडी हो जाऊंगी। ये कहके वो रूम में जाने लगी। अदिति उसे रोकते हुए बोली, अक्कू रुक, मैं तेरे लिए एक ड्रेस ली हूँ तो तू उसे ट्राई करके देखना कि तुझे फिट हो रहा है या नहीं। आकृति अदिति से बोली, मैं अभी यहीं आकर चेक करती हूँ ना। अदिति उसे घूरते हुए बोली, अरे यहाँ मैं चेक कर रही हूँ और तू इसे चेक करके वही रूम में रखे देना। आखिर तू तो अपने कपड़े वहीं रखती है। आकृति कुछ नहीं बोली और अपना सिर झटकते हुए बोली, ये भी ना मानेगी नहीं। ये कहकर वो अदिति के हाथ से पैकेट लेकर अद्विक के रूम की तरफ बढ़ गई। वो अदिति को यह नहीं बताती कि उसके एक भी कपड़े अद्विक के रूम में नहीं हैं। आकृति अद्विक के रूम के पास पहुंचकर धीरे से रूम ओपन की। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। हालांकि उसे पता था कि अद्विक अभी नहीं आया है, पर फिर भी उसे ना जाने क्यों एक डर सा लग रहा था। वो रूम में जाकर देखी तो उसे टेबल पर सरगी के सारे सामान दिख गए। उन सामानों को देख उसकी आंखों में चमक आ गए। वो धीरे से सारे सामान को हल्के से टच की और फिर मुस्कुराने लगी। फिर उसे अपने हाथों में पकड़े पैकेट का ख्याल आया तो वो सबसे पहले रूम का डोर लॉक की, फिर जल्दी से वही रूम में ही अपने कपड़े चेंज करने लगी। वो अभी कपड़े चेंज कर ही रही थी कि अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अद्विक रूम में आ गया। जैसे ही आकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो अद्विक वॉशरूम के डोर पर खड़ा दिखा तो आकृति हैरान रह गई। अभी उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो अद्विक के इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस कर जल्दी से खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये देख अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। ये देख आकृति थोड़ा घबरा जाती है। इस समय एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। वही अद्विक आकृति को उसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक अपने इंटेंस भरे नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इस समय एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। अद्विक को खुद की तरफ देखकर आकृति घबराहट में भागकर जल्दी से मिरर के पीछे छिप जाती है। इस बीच उसके हाथ से कपड़ा छूटकर फर्श पर गिर जाता है। आकृति को ऐसे भागते देख अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रहा था। वही आकृति मिरर के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर मिरर के पीछे छिपने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं था और ऐसे छिपने से उसका बैक अद्विक के सामने साफ दिख रहे थे। अद्विक की नजरें आकृति की गोरी पीठ पर ठहर गए और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अद्विक तो बस एक टक आकृति के दूध जैसी गोरी पीठ पर बने एक ब्लैक कलर के तिल को ही निहारे जा रहा था। उस तिल को देखकर अद्विक के आंखों में एक चमक सी आ गई। वो कुछ सेकंड तक आकृति को एक जगह पर खड़े हुए देखने के बाद अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा दिए। आकृति अद्विक को अपनी तरफ आते देख बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो अपने घबराई हुई आवाज में धीरे से बोली, देखिए प्लीज यहाँ मत आइएगा। वही अद्विक आकृति के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देख पा रहा था, पर उसकी नज़र तो बस आकृति के बैक पर बने तिल पर ही टिके हुए थे। वो उस तिल को अपने होठों से छूना चाह रहा था। वो आकृति के बैक पर अपनी उंगलियां फिराना चाह रहा था, पर आकृति थी कि अद्विक को अपने करीब भी आने नहीं देना चाहती थी। उसी समय अद्विक आकृति के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाया, आकृति झट से अपनी आंखें बंद कर ली और होठों को भींच लिया। अद्विक ये देख धीरे से वही रखे आकृति के कपड़े को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो पहन लो। आकृति जैसे ही अद्विक की आवाज सुनती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है। अद्विक अब तक दूसरी तरफ चला गया था। वो अपनी बैक आकृति की तरफ किए खड़ा था। अद्विक भी अभी सिर्फ टॉवल में ही था और आकृति की नजरें एक बार फिर से अद्विक के परफेक्ट बॉडी पर जाकर ठहर गए। वो अद्विक के बैक को निहारने में इतना खो गई कि वो ये भी भूल गई कि अभी उसे ड्रेस पहनना है। अद्विक आकृति की नजरों को खुद पर महसूस कर उसी तरह एक तिरछी स्माइल के साथ आकृति को छेड़ते हुए बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो खुद के कपड़े पहन लो। आकृति ये सुन हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े को पहनने लगती है। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा हो गया था जैसे मानो काटो तो खून नहीं। वो जल्दी से ड्रेस पहनकर धीरे से अद्विक से बचकर अपनी नजरों को नीचे झुकाए जैसे ही रूम से जाने लगी। उसी समय अद्विक झट से आकृति का हाथ पकड़ उसे रूम के वॉल से टिकाकर खड़ा कर दिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने से आकृति अब और भी ज्यादा हड़बड़ा गई। वो अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगी, पर जैसे ही आकृति अद्विक को खुद की तरफ देखते हुए देखती है तो आकृति अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वही अद्विक आकृति के होठों को एक टक निहारते हुए धीरे धीरे उसके तरफ झुकने लगा।
जैसे ही आकृति ने अपने होठों पर अद्विक के गर्म सांसों को महसूस किया, वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अद्विक आकृति को आंखें बंद किए देख उसके होठों पर अपने होंठ रखने वाला था। वही आंखें बंद करते ही आकृति के सामने मॉल में टीना का अद्विक के गालों पर किस करना याद आया, जिससे आकृति झट से अपनी आंखें खोलकर अद्विक को खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज लीव मी, नो नो, ये गलत है। ये कहकर आकृति रोते हुए रूम से बाहर चली गई। एक बार फिर से आकृति की आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे। वहीं अद्विक बस गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए आकृति को जाते हुए देख रहा था। उसके कानों में आकृति के अभी अभी कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे थे, जिससे अद्विक के चेहरे पर गुस्से के भाव बढ़ते जा रहे थे। आकृति रूम के बाहर पहुंचकर वही एक साइड खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में ठहरे आंसू बहने लगते हैं। कुछ आकृति खुद की आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करती है और फिर वो खुद से बोलती है, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा और अब रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना अदिति जब ऐसे मुझे देखेगी तो वो बहुत से सवाल पूछने लग जाएगी, फिर मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वो खुद की आंखों को अच्छे से साफ करती है और एक गहरी सांस लेकर अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम के डोर पर पहुंचकर आकृति एक बार फिर से अपने होठों पर फेक स्माइल चिपकाकर रूम के अंदर चली जाती है। अदिति आकृति की तरफ देखकर अपनी एक भवें उचकाकर बोली, क्या हुआ मैडम, इतनी देर कहाँ लग गए और कहाँ रह गई थी? आकृति उसी तरह स्माइल करते हुए बोली, वो मुझे दादू ने बुला लिया था तो मैं वहीं चली गई और फिर उनसे बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। आकृति साफ झूठ बोल देती है, जिसे सुन अदिति को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि दादू के पास तो वो गई थी, फिर आकृति से झूठ क्यों बोल रही है? पर अदिति इतना तो समझ गई थी कि जरूर आकृति के मन में कोई बात है जो उससे छुपा रही है। इस कारण वो आकृति से कुछ नहीं पूछती है। अदिति के कुछ और ना पूछने पर आकृति गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोली, थैंक गॉड अदिति ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, वरना अगर वो और कुछ पूछती तो मैं उससे और झूठ नहीं बोल पाती। अभी आकृति अपने मन ही मन ये सब बोल ही रही थी कि तभी अदिति की बात उसके कानों में गए जो उससे पूछ रही थी, और हाँ मैडम, तुम्हारी सरगी के सामान कहाँ है? ये सुनकर आकृति को याद आता है कि वो सरगी का सामान लाना ही भूल गई हैं। आकृति चौंक जाती है और अपने सिर पर चपत लगाते हुए धीरे से बोली, ओ गॉड, मैं वो सामान तो रूम में ही भूल आई। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने रूम में गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। उसे आकृति का ये बोलना कि यह सब गलत है चुभ रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, नो वाइफी नो, आज तुमने जो बोला वो सही नहीं बोला। हमारे बीच अगर कुछ भी होता है तो वो गलत नहीं है। यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। तभी उसकी नज़र वही टेबल पर रखे सरगी के सामान पर गए, जिसे देख उसकी नीली आंखें चमक उठी। वो उसी तरह आंखों में चमक लिए हुए उन सामान के पास गया और उसे टच करते हुए मुस्कुरा कर बोला, ओ तो वाइफी, तुम इसे लेने के लिए रूम में आई थी और लगता है जल्दबाजी में तुम इसे ले जाना भूल गई। कोई बात नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे लेने जरूर आओगी और इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये सब सोचते हुए अद्विक वही टेबल के पास रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और बड़े ही बेताबी से डोर की तरफ एकटक देखने लगा। उसकी नीली आंखें इस वक्त चमक रहे थे। करीब 10 मिनट बाद रूम का डोर अचानक से ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज सुन अद्विक के होठों पर स्माइल आ गई। वो खुश होकर जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि सामने खड़ी लड़की को देख उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। इस वक्त सामने कोई और नहीं अदिति थी। वो अद्विक को देखकर बोली, भाई आप आ गए, आप कब आए? अद्विक आकृति की जगह अदिति को रूम में आते देख गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बिना किसी भाव के अदिति से बोला, मैं तो कब का आ गया हूँ। अद्विक की बात सुनकर अदिति कुछ नहीं बोली। तभी अद्विक ने अदिति से पूछा, आदू तुम इतनी रात को मेरे रूम में? अदिति हंसते हुए बोली, भाई वो मैं यहाँ पर आकृति के व्रत की सरगी रखी हुई है वही लेने आई हूँ। ये कहकर अदिति सामने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर तुरंत बढ़कर उसे उठा ली। अद्विक अदिति को सामान ले जाने से रोकना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अदिति से बोले कि जिसका सामान है वो आकर ले जाए, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। यही सोचकर वो चुप रह जाता है और अदिति सामान को लेकर रूम से चली जाती है। अदिति के जाते ही अद्विक अपने मन में बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुम अपनी जगह पर यहाँ अदिति को भेजती और मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। पर कोई बात नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी वाइफी। ये बोल वो फिर से मुस्कुराने लगा। तभी उसका मोबाइल बज उठा।
अद्विक ने एक तिरछी निगाह से बेड पर रखे मोबाइल की तरफ देखा और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दिया। इस वक्त टीना का फोन आ रहा था और अद्विक उस फोन को अटेंड नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद अद्विक बेड पर आकर लेट गया। कुछ सेकंड तक ऊपर सीलिंग की तरफ घूर कर देखता रहता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं आकृति भी अदिति के साथ सो गई। सभी नींद के आगोश में मस्त होकर सो रहे थे, पर कोई था जो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। यह कोई और नहीं, टीना और विवेक थे। वो विवेक के बोलने पर बार बार अद्विक को कॉल कर रही थी, पर अद्विक था कि उसका कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। अब वो करता भी कैसे, उसने तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखकर आराम से सो रहा था। ये देखकर टीना गुस्से से अपने मोबाइल को पटकते हुए बोली, हाउ कैन डू दिस अद्विक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कॉल को अटेंड ना करने की। डोंट वरी, अब मैं समझ गया कि तुम्हें क्या करना है। टीना को गुस्से में देखकर विवेक उसकी तरफ देखकर बोला। टीना विवेक की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी, तो विवेक एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है और टीना की तरफ देखते हुए कुछ बताता है, जिससे टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाते हैं। अब तुम देखो मैं कल क्या करती हूँ। ये बोलकर टीना कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और फिर विवेक और टीना दोनों ही तेज तेज हंसने लगे। अगली सुबह 4 बजे अलार्म के बजने पर आकृति उठती है और एक नज़र टाइम की तरफ देखते हुए अलार्म को बंद करती है और बेड से उतरकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर आकृति बाहर आती है और फिर वही रखे एक पिंक कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी पहन लेती है। उसे प्लेन साड़ी में भी आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हल्का सा होठों पर लिपस्टिक लगाकर आकृति तैयार होकर जल्दी से रूम से बाहर निकलती है। नीचे हॉल में उसके लिए पहले से ही सरगी का सारा सामान रखा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे डिशेज सजे हुए थे। तभी वहां पर एक मिडिल एज की औरत आती है जो कि यहाँ पर एक मेड थी। ये बहुत ही पुरानी थी और इसने बचपन से ही अद्विक को एक माँ की तरह प्यार दिया था, क्योंकि बचपन में ही अद्विक की मॉम मर गई थी और सुनैना जी ने तो कभी भी अद्विक को अपने बेटे जैसा प्यार किया ही नहीं। वो सिर्फ सबके सामने दिखाने के लिए अद्विक को प्यार करती है और सबके पीठ पीछे कभी भी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करती थी। वही वो मिडिल एज की औरत जिसका नाम सविता था, वो अद्विक को अपने बेटे की तरह ही मानती थी और अद्विक भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। सविता जी आकर आकृति के सामने एक बाउल रख देती हैं। जैसे ही आकृति उस बाउल को देखती है तो वो मुस्कुरा उठती है। उस बाउल में गाजर का हलवा था। आकृति तुरंत ही सविता जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो सविता जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो आकृति को आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुखी रहो बेटा, और तुम्हारी और अद्विक बेटे की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आकृति ये सुन अंदर से भावुक हो जाती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। सविता जी ये देखकर बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आकृति कुछ नहीं बोलती है, बस ना में अपने सिर हिलाकर बोली, वो बस मुझे माँ की याद आ गई। असल में आकृति की भी माँ नहीं है। आकृति की फैमिली में कौन कौन है ये आप लोगों को आगे पता ही चल जाएगा। सविता जी प्यार से आकृति के गालों को सहलाकर बोली, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारी माँ। ये सुनकर आकृति के होठों पर स्माइल आ जाता है। सविता जी आकृति को बहुत मानती थी। जब अद्विक टीना के साथ शादी करने वाला था तो सविता जी को टीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो टीना को देखकर ही समझ गई थी कि वो बहुत घमंडी और बुरी है। पर जैसे ही अद्विक की शादी आकृति से हुई तो सविता जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि उनके बेटे के लिए आकृति से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। उसी समय सुनैना जी भी तैयार होकर आती हैं और आकृति को घूर घूर कर देखने लगती हैं। फिर आकृति सुनैना जी के भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है तो सुनैना जी मुंह बनाकर बोली, हाँ खुश रहो, और फिर जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। वो सविता जी की तरफ देखकर बोली, सविता जल्दी से मेरे लिए मेरे प्लेट रेडी करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरिता जी यस मैडम बोलकर सुनैना जी के लिए प्लेट रेडी करके देती हैं और फिर आकृति को भी प्लेट देती हैं। आकृति थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेती हैं। वो गाजर का हलवा खाने के बाद खुश होकर बोली, वो आंटी आपके हाथों में तो जादू है, आपने सच में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनाया है। सरिता जी आकृति की बात पर बस मुस्कुरा देती हैं। आकृति के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही प्यारी स्माइल थी। वो बहुत खुश लग रही थी। वही कोई था जिसकी नजरें आकृति पर ही टिकी हुई थी। वो एक टक आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। कुछ देर में आकृति और सुनैना जी दोनों ही सरगी खाकर अपने अपने रूम में चले गए। सविता जी भी अभी किचन में कुछ कर रही थी।
उसी समय वहां पर एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान आया और एक नज़र अपने नीली आंखों से घूरकर पूरे डाइनिंग टेबल पर रखे सारे खाने की तरफ देखा और फिर एक प्लेट में से कुछ निकाल कर खाने लगा। खाते समय उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में एक अलग ही चमक सी थी। कुछ ही सेकंड में वो इंसान वहां से वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम के करीब 5 बजे आकृति अदिति के साथ ही रूम में दोनों ही बैठी हुई थी। अदिति आकृति से कह रही थी, यार अक्का तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना, तू बोल तो मैं सबसे छिपकर तेरे लिए कुछ लाऊं और तू चुपके से उसे खा लेना, कोई देखेगा भी नहीं और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बोलकर अदिति आकृति को देखते हुए अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। आकृति अदिति को घूर कर देखते हुए बोली, पागल लड़की तू अपनी तरह समझ रखी है क्या मुझे, तू होगी एक नंबर की भुक्कड़, मैं नहीं समझी। अदिति आकृति की बात पर हैरानी से मुंह खोले हुए बोली, ओ अक्कू क्या सिर्फ मैं ही भूखकर नहीं हूँ, मुझे पता है तुझे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी है और तू जरा अपना चेहरा देख, भूख के कारण बिल्कुल सूख गया है और सूख कर पीला पड़ गया है। आकृति अदिति को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी तो ये देख अदिति तेज तेज हंसने लगी। उसी समय डोर पर नॉक हुआ। अदिति जाकर डोर ओपन की तो वहां पर एक मेड खड़ी थी। वो अपना सिर झुकाए हुए आकृति की तरह देखकर बोली, मैडम आपको बड़े सर ने नीचे बुलाया है। आकृति ये सुन अदिति के तरफ देखी तो अदिति तुरंत ही उस मेड से बोली, ठीक है अभी जा रही है। वो मेड तुरंत वहां से चली गई। आकृति बेड से तुरंत उठी और रूम से बाहर चली गई। कुछ देर में वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में पहुंची और वहां हेड चेयर पर बैठे दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी आपने मुझे बुलाया। दादाजी मुस्कुराकर आकृति की तरह देखते हुए बोले, देखो बच्चा तुमसे मिलने कौन आया है। जैसे ही आकृति ने सामने देखा उसकी आंखें हल्की नम हो गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल। सामने से एक हैंडसम लड़का पैलेस के अंदर एंटर किया। उस लड़के को देखकर आकृति भागते हुए गई और तुरंत उस लड़के के सीने से लग गई। वही हॉल में बैठे दादाजी और विजय जी बैठे हुए थे। वो दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे। वही कोई था जो ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। आकृति उस लड़के के गले लगकर खुशी से चहकते हुए बोली, भाई आप कब आए। वही सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं आकृति का भाई रक्षित कपूर था। हाइट 5 फुट 11 इंच, गेहुआ रंग, काली गहरी आंखें, परफेक्ट जो लाइन, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जिसे देख सारी लड़कियां फिदा हो जाए, पर अद्विक से थोड़ा कम हैंडसम था। मैं कल आया और मेरी गुड़िया कैसी है। अक्षत आकृति के माथे को प्यार से चूमते हुए पूछा। वही कोई था वो रक्षित के ऐसा करते ही कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, जिससे उस इंसान की हरी नसें उभर आई। आकृति अपने भाई के पूछने पर उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, आपकी गुड़िया बहुत अच्छी है। ये कहकर आकृति अपने भाई रक्षित के हाथ को पकड़ते हुए बोली, भाई पापा कहाँ है, आए नहीं है क्या। भला मैं अपनी गुड़िया से मिलने क्यों नहीं आऊंगा। एक रौबदार आवाज वहां गूंज उठे। सभी की नजरें डोर पर ठहर गए, जहां से एक मिडिल एज का आदमी अपने रौबदार पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया। आकृति खुश होकर तुरंत जाके उस आदमी के गले लगकर बोली, पापा आप कैसे हो। मैं अपनी गुड़िया से मिल लिया, अब बिल्कुल सही हो गया। राजेंद्र जी यानी कि आकृति के पापा उससे बोले। आकृति अपने पापा के पास सुन और भी ज्यादा खुश हो गई। फिर वह अपने पापा और भाई दोनों के साथ अंदर है। सभी लोग उन्हें देख खुश हो गए, पर वही कोई था जो अपने नीली आंखों से घूर घूर कर आकृति और रक्षित को एक दूसरे के हाथ को पकड़ेत रहे थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखा था। राजेंद्र जी और रक्षित सभी से आकर मिलते हैं। दादाजी राजेंद्र जी से मिलकर बहुत खुश थे। विजय जी की पहले से ही राजेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और विजय जी आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त राजेंद्र जी से मिल रहे थे, तो दोनों सबसे पहले एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर वही बैठकर काफी देर तक बातें करने लग गए। वही रक्षित अपनी बहन आकृति के पास बैठा हुआ था। उसी समय सीढ़ियों से होते हुए अदिति नीचे आई। सामने बैठे लोगों को देख एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ठहर गई। उसकी नजरें अचानक से आकृति के साथ बैठे लड़के यानी कि उसके भाई रक्षित पर चले गए। वो रक्षित को कुछ पल अपने जगह पर खड़े खड़े ही देखती रहती है। वही रक्षित जो कि अपनी बहन आकृति से बात कर रहा था, खुद पर किसी की नजरों की तपिश को महसूस कर अपने सिर को ऊपर करता है तो रक्षित की भी नजरें अदिति पर चली गई। वो अपने काली गहरी आंखों से अदिति को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही अदिति रक्षित को खुद की तरफ ऐसे देखते देख अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी और फिर तुरंत आगे बढ़कर राजेंद्र जी के पैर छूती है। राजेंद्र जी मुस्कुराकर अदिति के सिर पर अपना एक हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं।
रक्षित अदिति पर से नजरें हटाकर आकृति की तरफ करते हुए बोला, गुड़िया आज तुम्हारा व्रत है तो कैसा लग रहा है? भूख लगी है या नहीं? आकृति तुरंत अपने सिर को हिलकर बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई कि अपनी भाई से भी सच छिपाने लगी? रक्षित आकृति को अपने काली गहरी आंखों से घूरते हुए बोला, पर आकृति बस मुस्कुरा देती है। उसी समय रक्षित की नज़र वही सोफे पर एक साइड बैठे अद्विक पर चले गए, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा एहसास था। रक्षित अद्विक को देख के गुस्से से अपने नजरें दूसरी तरफ फेर लिया। ऐसे रक्षित को खुद की तरफ से नजरें फेरते देख अद्विक को अपने दिल में एक टीस सा उठता है। अचानक ही उसे याद आने लगा कि कैसे वो और रक्षित बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे, पर सिर्फ टीना के आने के बाद सब बदल गया। अद्विक टीना के झूठे प्यार में इतना बहक गया कि उसने रक्षित से अपनी इतनी अच्छी दोस्ती तक खत्म कर लिया और उसे बहुत कुछ बोला, जिस कारण रक्षित आज उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। अद्विक रक्षित के मुंह फेरने पर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मत बोला, सॉरी यार, क्या अब मुझे तो कभी माफ नहीं करेगा? मुझे पता है मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, पर अब मुझे सब कुछ सुधारना है और उसके लिए मुझे तेरे जैसे दोस्त की जरूरत है। तुझे मुझे माफ करना ही होगा, मैं अपने यार को मना कर रहूंगा। ये बोलते हुए अब अद्विक आकृति की तरफ देखता है, जो कि अपने भाई से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी और दोनों भाई बहन काफी पास बैठे हुए थे और आकृति ने अपने भाई रक्षित के हाथ को पकड़ी हुई थी। अद्विक अपने नीली आंखों से घूर घूर कर ये सब कुछ देख रहा था। वो सामने देखते हुए ही अपने मन ही मन बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी। तुम मुझे छोड़कर बाकी सबके साथ हंसती हो, बातें करती हो और सबके बिल्कुल पास में बैठी रहती हो। मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो तुम मेरे करीब आते ही मुझसे दूर भागने लगती हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो तुम वाइफी। वैसे तुम अपने पति पर अब अत्याचार कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें खुद के इतना करीब कर लूंगा कि हमारे बीच किसी के आने के लिए जगह ही नहीं बचेंगे। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर रहेगी और तुम्हारी खुशी और गम सब कुछ मुझसे जुड़े होंगे। ये बोलते हुए यह अद्विक अपने गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फिराता है और कुछ सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाते हैं। आज पैलेस में करवा चौथ की काफी अच्छी फंक्शन की तैयारी की गई थी। पैलेस के साइड में बने गार्डन को आज बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर इस वक्त काफी लोग मौजूद थे। धीरे धीरे वहाँ गेस्ट आ रहे थे। आकृति भी रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अदिति भी आकृति के साथ वहाँ तैयार हो रही थी। फिर दोनों ही साथ में गार्डन में पहुंचती हैं। दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छी लग रही थी। आकृति रेड कलर की हैवी साड़ी पहने हुए, बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और गले में सिर्फ अद्विक के नाम का मंगलसूत्र। मांग में अद्विक के सिंदूर लगाए हुए आकृति आज बला की खूबसूरत लग रही थी। वहां पार्टी में मौजूद सभी की नजरें आकृति और अदिति पर टिकी हुई थी। विजय जी वहां आए सभी गेस्ट को अपनी बहू आकृति से मिलवाते हैं। सभी लोगों को आकृति बहुत पसंद आती है। सभी बस उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। ये सब देखकर आकृति बहुत ही ज्यादा खुश थी। आकृति के डैड राजेंद्र जी और उसका भाई रक्षित दोनों ही आकृति को इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। पर ना जाने क्यों रक्षित को आकृति के चेहरे की खुशी के पीछे छिपे हुए गम साफ नजर आ रहे थे। आखिर वो एक भाई था और वो अपनी बहन के बहुत करीब था, इसलिए वो हमेशा से ही उसके चेहरे के भावों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेता था। वो समझ गया था कि कुछ तो है जो मेरी बहन की खुशियों को कम कर रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जिसे मेरी बहन अपने स्माइल के पीछे छिपा रही है। कहीं ना कहीं रक्षित को भी एहसास था कि आखिर वो बात क्या है, पर वो बस कंफर्म करना चाहता था। रक्षित अपनी काली गहरी नजरों को इधर उधर घुमा कर किसी को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजरें अदिति की तरफ चली जाती हैं, जो कि चलते हुए आकृति की तरफ आ रही थी। पर रक्षित को आकृति के साथ देख उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। अदिति ने भी रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, जिसके नेक पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। बालों का मेसी बन बनाए हुए सिंपल मेकअप में अदिति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति रक्षित को देख वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है कि तभी आकृति की आवाज उसके कानों में पड़ते हैं, जिससे अदिति के कदम रुक जाते हैं। आकृति अदिति को आवाज लगाते हुए बोली, आदू कहाँ जा रही है? यहाँ आ। अदिति ना चाहते हुए भी अपने होठों पर स्माइल लिए आकृति की तरह बढ़ जाती है। आकृति अदिति को अपने भाई से मिलाते हुए बोली, यह मेरे रक्षित भाई हैं, तू शायद इनसे एक बार मिल चुकी है।
अदिति बस सिर हिलाकर एक हल्की स्माइल के साथ रक्षित की तरफ एक नज़र देख बोली, हेलो। रक्षित अदिति की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए हेलो बोला। अदिति एक नज़र रक्षित के बढ़े हुए हाथों की तरफ देखती है। अब अदिति भी अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े, दोनों के ही अंदर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। अदिति जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती है। वही रक्षित अपने खाली हाथ को देखता तो कभी अदिति के मासूम से चेहरे की तरफ। अदिति के चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ दिख रहे थे। रक्षित बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। तभी राजेंद्र जी रक्षित को बुलाएं तो वो वहां चला गया। रक्षित के जाते ही अदिति थोड़ी रिलैक्स होती है। चारों तरफ सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस पार्टी की तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। तभी वहां पर टीना भी आ जाती है। उसने इस वक्त मैरून कलर की नेट की साड़ी, उस पर ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहने हुए थे जो कि बहुत ही रिवीलिंग था। अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप पोते बड़े ही अदा के साथ कमर को मटकाते हुए चलकर सबके पास आई। रक्षित तो टीना को घूर घूर कर देख रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, आखिर इस लड़की को यहाँ किसने बुलाया है? मेरी फैमिली ने तो इससे और इसकी फैमिली से सारे रिलेशन खत्म कर दिया है, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अभी रक्षित ये सब सोचकर गुस्से से टीना की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी वहां पर सुनैना जी और विवेक मुस्कुराते हुए जाकर टीना से मिलने लगे। सुनैना जी बड़े ही प्यार से टीना से मिलते हुए बोली, थैंक यू टीना बेटा, इतने कम टाइम में तुम बुलाने पर भी तुम यहाँ आ गए। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें यहाँ देखकर हम कितना खुश हैं। अपनी बात बोलकर सुनैना जी अपनी बेटे विवेक की तरफ देख आंखों से ही इशारा कर मुस्कुरा उठी। विवेक के भी होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। थैंक यू सो मच आंटी, भला आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? टीना भी सुनैना जी की बात पर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। वही पार्टी में मौजूद कुछ लोग टीना को अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे, पर टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि टीना तो चाहती ही थी कि पार्टी में सबकी नज़रें उस पर ही रहे, इसलिए तो उसने ऐसी ड्रेस पहन रखा था। टीना कुछ देर सुनैना जी से मिलकर वही दूसरी साइड खड़ी आकृति के पास चली गई। टीना आकृति को एक बार ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ओ माय लिटिल सिस्टर, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। आकृति ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस हल्का मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। तभी टीना बड़े ही अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोली, तुम ठीक हो पर मैं नहीं। सुबह से भूखी हूँ ना, भूख के कारण अब मेरी जान निकल रही है और यह चांद भी जल्दी नहीं आ रहा। ये कहते हुए टीना ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है। अदिति जो कि आकृति के साथ ही थी, उसे टीना की बात सुन थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत टीना की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुमने भी फास्ट रखा है? टीना अपना मुंह टेढ़ा करके स्टाइल में बोली, ऑफकोर्स, अब मैं फास्ट नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अदिति उसे घूरते हुए बोली, अच्छा मैडम, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये फास्ट तुमने किसके लिए रखा है? अदिति के पूछने पर आकृति घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि टीना ने किसके लिए फास्ट रखा है। वो अदिति को वहां से ले जाना चाह रही थी, पर तभी टीना एक बार फिर से बड़े ही स्टाइल में बोली, मैंने ये फास्ट तुम्हारे भाई यानी अपने अद्विक बेबी के लिए रखा है। टीना की बात सुनकर तो अदिति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वही आकृति की आंखें हल्की नम हो गई। वो धीरे से चलते हुए वहां से दूसरी साइड चली गई। टीना भी आकृति के पीछे जाने लगी, लेकिन अदिति ने उसके हाथ पकड़कर गुस्सा करने लगी और उससे बोली, क्या तुम पागल हो? भाई की शादी हो चुकी है, वो भी मेरी फ्रेंड आकृति के साथ, तो भाई के लिए फास्ट आकृति रखेगी ना कि तुम? टीना को अदिति की बात पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अपने हाथ को झटक कर अदिति से छुड़ाई और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, पहली बार मैं तुम्हारे भाई की सब कुछ हूँ। तुम्हारे भाई की शादी जबरदस्ती की गई है। उसने कभी भी आकृति को अपनी बीवी नहीं माना। वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है, तो तुम देखना तुम्हारा भाई सबके सामने मेरा ही व्रत तोड़ेगा। ये करते हुए टीना मटक कर वहां से उस तरफ चली गई जिस तरफ आकृति गई थी। वो आकृति को आज सबक सिखाना चाह रही थी। जब उसे पता चला कि आकृति अद्विक के लिए व्रत है तो वो गुस्से से बौखलाई हुई थी। वो गुस्से से चलते हुए सीधे आकृति के पास गई जो कि वही गार्डन के कोने में खड़ी अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर रही थी। टीना वहां पहुंचकर आकृति के हाथों को कसकर मरोड़ते हुए बोली, तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरे अद्विक बेबी से दूर रहो। किस तरह की लड़की हो तुम? जब अद्विक तुम्हें अपना कुछ मानता ही नहीं तो फिर उसके लिए व्रत क्यों रखा है तुमने? अभी के अभी चलो मेरे साथ। ये कहकर टीना आकृति की कलाई को पकड़ जबरदस्ती वहां से अंदर पैलेस में जाने लगी। आकृति खुद के हाथ को छुड़ा रही थी पर टीना उसके हाथों को बहुत ही तेज से पकड़े हुए थी।
जिससे आकृति के हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गए, जिससे आकृति को बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। दर्द के कारण उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टीना आकृति को वहां से लेकर अंदर आई और एक मेड को ऑर्डर देकर खाना मंगवाई। वो मेड टीना की ही चमची थी तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुरंत ही खाना लेकर आ गई। आकृति अपने आंसू भरी आंखों के साथ टीना की तरफ देखकर बोली, ये क्या कर रही हो तुम टीना? ये सब बहुत गलत है। टीना गुस्से से आकृति से बोली, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, बल्कि जो गलत होने वाला है उसे सही कर रही हूँ। फिर मेड की लाए हुए खाने के प्लेट को अपने हाथ में लेकर बोली, आज मैं तुम्हारा व्रत तुड़वा कर रहूंगी। तुम मेरे अद्विक के लिए व्रत नहीं रख सकते हो। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे कि तुम अद्विक के लिए व्रत रखोगी और मैं ये सब चुपचाप से देखती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर टीना प्लेट में से खाने का एक बाइट उठाकर जबरदस्ती आकृति के खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गई। आकृति टीना से खुद को छुड़ाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा है। पर टीना थी कि आकृति की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उस पर तो जैसे पागलपन सवार था। सभी बाहर थे, इस कारण किसी को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। टीना उस मेड को इशारा करती है तो मेड तुरंत आकर आकृति को पकड़ लेते हैं। अब आकृति और भी छटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम भी टीना के साथ मिली हुई हो। प्लीज ऐसा पाप मत करो, छोड़ो मुझे। पर वो मेड और भी कसकर आकृति के हाथों को पकड़े रहती है। वही टीना अपने हाथ में खाने का एक बाइट लिए जबरदस्ती आकृति को खिलाने के लिए उसके मुंह में खाना डालने वाली थी कि तभी किसी ने टीना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अचानक किसी के हाथ पकड़ने से टीना गुस्से से बौखला उठी। वो सामने देखी तो वहां पर अदिति खड़ी थी, जो कि गुस्से से पूरी तिलमिलाई हुई थी। वो टीना की हाथ की कलाई कसकर पकड़कर उसे एक झटके में दूर झटक देती है और तुरंत ही एक थप्पड़ खींचकर टीना के गाल पर मारती है। टीना को थप्पड़ पड़ने पर उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वो अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से से अदिति से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये सुनकर अदिति को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से खींचकर लगातार 3 थप्पड़ टीना के गालों पर मार देती है। अदिति टीना को गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती है, ऐसे ऐसे हिम्मत हुई मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की? क्या और भी जानना है कि मुझे कैसे हिम्मत हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? तो बोलो, मैं फिर से मारकर तुम्हें बता देती हूँ। और क्या तुम पागल हो गई हो जो जबरदस्ती मेरी बेस्टी के फास्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? टीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बौखलाई हुई अदिति से बोली, हाँ मैं ऐसा कर रही थी और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। और शायद तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम देखना तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जब मैं अपने अद्विक बेबी से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अदिति टीना की बात सुन उसके चेहरे को देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितनी गलतफहमी में जी रही हो तुम? वो मेरे भाई हैं और मेरी बेस्टी के हस्बैंड, तो भला वो तुम जैसी बाहर वाली की बात क्यों मानेंगे? आखिर लगती क्या हो तुम उनकी? टीना गुस्से से अदिति से बोली, वो मुझसे प्यार करता है, समझ में आए बात। और रही बात तुम्हारी बेस्टी की, तो अद्विक कभी भी उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। वो अभी मुझे ही अपना सब कुछ मानता है और मेरे बस एक बार कहने से वो हर वो काम करता है जो मैं उससे बोलती हूँ। अदिति अब अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सीने पर रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोली, अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम जाओ और अपने अद्विक बेबी से शौक से कह सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। जाओ, जाकर कह दो मेरे भाई से। मैं भी देखती हूँ वो किसकी साइड लेते हैं। टीना गुस्से से अपने बालों को झटकते हुए बोली, अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हें इस घर से निकलवाती हूँ। सुनैना आंटी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी अदिति की तेज आवाज सुन वो रुक जाती है। अदिति गुस्से से टीना की तरफ देख कर बोली, एक और बात सुन लो, तुम जो इतना प्यार का ढोंग रच रही हो और मेरे भाई के मैरिड होने के बाद भी उनसे रिश्ता बना रही हो, तो इस तरह की औरतों को क्या कहा जाता है तुम्हें अच्छे से पता होगा। ये कहकर अदिति टीना को देखकर अपनी एक भवें उचका कर बोली, पता है या नहीं? चलो छोड़ो, शायद तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जैसी औरतों को हम लोगों के समाज में रखैल कहा जाता है। टीना ये सुन चीख कर बोली, अदिति। अदिति उसी तरह टीना को देखकर बोली, आवाज नीचे। और हाँ, अब मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम जैसी से और बहस करूं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अपनी बात बोलकर अदिति टीना को एक घिन भरी नजरों से देखती, फिर मुंह फेर ली। वही टीना अदिति को अपने खा जाने वाली नजरों से अदिति को घूर कर 1 मिनट देखती है, फिर वहां से गार्डन की तरफ चली जाती है। अब अदिति वही खड़ी उस मेड की तरफ देखती है।
जो कि डर से घबराए हुए वहां खड़ी थी। अदिति जल्दी से उस मेड के पास जाती है। वो मेड अब तक आकृति को छोड़ दी थी और वहां से भाग जाना चाह रही थी। अदिति उस मेड को लगातार 4 थप्पड़ मारती है। आज तो जैसे थप्पड़ों की बरसात हो गए थे। फिर अदिति गुस्से से घूरते हुए उस मेड से बोलती है, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। इसी घर के पैसे से तुम्हारे परिवार का खर्चा चलता है और इसी घर की बहू के साथ ऐसा सलूक किया है तुमने। टीना के इस अत्याचार में तुम भी पूरा उसका साथी दी हो। जितना उस टीना की गलती है उतनी ही तुम्हारी भी गलती है, तो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। अपनी बात बोलकर अदिति उस मेड की कलाई को पकड़कर तेजी से मोड़ देती है और उसे तुरंत फर्श की तरफ धकेल देती है। वो मेड फर्श पर मुंह के बाल जाकर गिरती है और अपने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगते हैं। प्लीज प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं चंद पैसों की लालच में आ गई थी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, वरना मेरी फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा। अदिति उस मेड की तरफ से अपना मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी इस हरकत के बाद तो तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी से तुम्हारी कंप्लेंट ना करूं तो अभी के अभी 2 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ। वो मेड रोते हुए जल्दी से फर्श पर से उठती है और तुरंत भागते हुए वहां से चली जाती है। अब अदिति आकृति के पास आती है, जो कि वही चेयर पर बैठकर अपना सिर झुकाए फूट फूट कर रो रही थी। अदिति प्यार से उसके बालों को सहला कर बोली, पागल लड़की, तुम्हें उन लोगों को 2 थप्पड़ खींच कर लगाना चाहिए था। ऐसे लोगों से इसी तरह बात किया जाता है। आकृति झट से अदिति के गले लग जाती है और उसकी सीने से लगकर और भी तेजी से रोने लगती है। अदिति प्यार से उसके बालों को सहलाती है और उसे चुप कराने लगती है, पर आकृति के आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। ये देखकर अदिति उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, संभाल, तो खुद को इस तरह से रोएगी तो लोग बाहर क्या कहेंगे कि जरूर मैंने तुझसे झगड़ा किया है। और हाँ, चल जल्दी से अपना मुंह धुल ले, चांद निकल गया है मैडम और सभी तेरा बाहर वेट कर रहे हैं। आकृति रोते हुए बोली, अगर आज तू नहीं आती तो शायद। अदिति तुरंत ही आकृति के आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मैं क्यों नहीं आती, तू मेरी बेस्टी है और मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर अदिति आकृति को लेकर वहां से एक रूम की तरफ जाती है। आकृति अभी भी बस रोए जा रही थी। अदिति उसे लेकर वॉशरूम जाती है और उसको जल्दी से फ्रेश होने के लिए बोलती है। इस वक्त अदिति को अपने भाई पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर आज वो आकृति को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती तो शायद आज अनर्थ हो गया होता। वो गुस्से से अपने मन ही मन बोली, दिस इज नॉट फेयर भाई, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप उस गिरी हुई लड़की को इतना छूट दे दिए हैं कि वो मेरी फ्रेंड के साथ कुछ भी कर सकती है। नो भाई नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है आपने। आज जो भी हुआ मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वही कोई था जो ऊपर सीढ़ियों से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया था और जिससे उसकी हाथों की हरी नशें उभर आए थे। अब उस इंसान का जबड़ा पूरा कस चुका था। वो गुस्से से अपने दहकती हुई आवाज में बोला, टीना, आज ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने आज मेरी वाइफ के साथ ये सलूक करके अपनी मौत को दावत दिया है। चलो, अब जब तुमने ये शुरुआत की है तो अब मुझे भी तो कुछ करना होगा। अपनी बात बोलकर वो इंसान तुरंत ही अपने पैंट के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत ही उस पर एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करने के बाद उस मोबाइल को वापस से पैंट के पॉकेट में रख दिया। अब उस इंसान के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाते हैं। आखिर क्या करने वाला अद्विक टीना के साथ? क्या टीना अद्विक को आकृति और अदिति के बारे में बताकर उन्हें सजा दिलवाएगी? टू बी कंटिन्यूड।